ऋषि झनक को अदिति से मिलवाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक मामूली सी मुलाकात भावनाओं का सैलाब बनकर उभरती है। गांव की गलियों में चुपचाप बहती झनक की जिंदगी में जब ऋषि नाम का यह सच्चा दोस्त आता है तो उसकी जिंदगी एक नए रास्ते की ओर बढ़ने लगती है। एक दिन झनक ऋषि को मेले में लेकर जाती है। रास्ते में दोनों बातें करते करते चल रहे होते हैं। तभी ऋषि एक गंभीर सवाल पूछता है, क्या तुम कोलकाता जाना चाहती हो? झनक थोड़ी हिचकिचाते हुए मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ सुना है, बहुत बड़ा और चौकस शहर है, पर हम वहाँ जाएंगे। किसके पास? हमारा तो कोई नहीं है वहाँ। ऋषि उसकी तरफ देखता है, उसके मन की उलझन को पढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा वहाँ कोई नहीं है, लेकिन मैं हूँ ना। ये लो मेरा नंबर और मेरा पता, जब भी आओगी मुझे बता देना, मैं खुद लेने आऊंगा। झनक थोड़ी देर चुप रहती है, फिर मुस्कुराकर पूछती है, आपके घर वाले क्या करते हैं? और आपकी पत्नी, उनसे तो मिलवाओगे ना? ऋषि हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। झनक चौंकती है और कहती है, तो हम आपकी शादी में आएंगे, फिर से जब कोलकाता आएंगे। ऋषि मजाकिया अंदाज में कहता है, तो जल्दी आ जाना, इसी महीने शादी है। झनक थोड़ी मायूसी से बोलती है, फिर तो हम नहीं आ पाएंगे। ऋषि उसके मासूम जवाब से मुस्कुराता है, तुम जब भी आना चाहो, मेरी होने वाली बीवी अदिति कॉलेज प्रोफेसर है, वो तुम्हें पढ़ा भी सकती है। मेरे घर पर तुम्हारा स्वागत है। झनक हैरानी से पूछती है, अदिति आपकी पत्नी है? ऋषि जवाब देता है, अभी नहीं, लेकिन होने वाली है। इसी बातचीत के बीच ऋषि चलते चलते लड़खड़ा जाता है और झनक फौरन उसका हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ थामकर उसे संभालते हुए चलती है। ऋषि उस पल को महसूस करता है, वह एक अनकहा जुड़ाव जो अब धीरे धीरे दिल में घर करता जा रहा था। मेले में पहुंचकर झनक ऋषि को अपने गांव के रीति रिवाज, खान पान और जीवन शैली से रूबरू कराती है। ऋषि गांव की रंगीन झांकियों और उत्सवों की तस्वीरें खींचता है। वह झनक और गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। एक पल ऐसा भी आता है जब झनक ऋषि को गांव की शादी में ले जाती है, जहां लोक गीत गूंजते हैं और हर चेहरा खुशियों से दमकता है। वहीं दूसरी ओर सखी अपनी अम्मा नूतन से जिद करती है कि वह भी मेला देखने चले, लेकिन नूतन साफ मना कर देती है। सखी परेशान होकर पूछती है, अम्मा तुमने तभी बताया नहीं, तुम्हारी और उस शहरी बाबू की शादी की रात ऐसा क्या हुआ था कि वो आज तक नहीं लौटे? नूतन बस चुप रह जाती है। उसकी आंखों में एक पुरानी दब चुकी टीस उभर आती है, पर वह कुछ नहीं कहती। सखी समझ जाती है कि उसके अतीत की कोई गहरी चोट है जिसे नूतन आज भी छिपाकर जी रही है। उधर झनक ऋषि को अपने घर खाने पर बुला लेती है। नूतन सादगी और स्नेह से भरा खाना बनाकर ऋषि के सामने परोसती है। व्यंजन की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। ऋषि हंसकर कहता है, आप लोग भी खाइए, अकेला नहीं खाया जाता। झनक मुस्कुराकर नूतन से कहती है, जानती हूँ अम्मा, ये कोलकाता से हैं और इनकी शादी होने वाली है और अदिति नाम की उनकी मंगेतर टीचर भी है, हमें शादी में बुलाया है। ऋषि बताता है, अगर झनक पढ़ाई करना चाहती है तो अदिति बहुत अच्छी प्रोफेसर है, वो उसे पढ़ा सकती है। नूतन यह सब सुनकर कुछ खो जाती है। अचानक वह ऋषि से पूछती है, आप भवानीपुर जानते हैं? ऋषि मुस्कुराकर कहता है, हाँ वही तो अदिति का घर है और मेरे होने वाले सास ससुर भी वहीं रहते हैं। यह सुनते ही नूतन के चेहरे पर कई रंग बदलते हैं। वह खुद से बुदबुदाती है, पता नहीं सर जी अब वहाँ रहते भी हैं या नहीं। झनक यह सब ध्यान से सुन रही होती है और मन ही मन सोचती है, लगता है अम्मा बाबा के बारे में पूछ रही हैं, कहीं ये भवानीपुर वही तो नहीं जहाँ कभी। अम्मा ने ऋषि को यह संदेह होता है कि शायद नूतन और भवानीपुर का कुछ गहरा नाता है। वह उत्सुकता से पूछता है, आप जानती हैं भवानीपुर को, आप कभी वहाँ गई हैं? झनक जल्दी से बात को घुमा देती है और कहती है, नहीं बस नाम सुना है, शहर की बातों में नाम आते हैं ना। लेकिन ऋषि को कुछ तो गहराई महसूस होती है इन शब्दों में। उसे लगने लगता है कि नूतन और झनक की जिंदगी में कोई ऐसा सच छिपा है जो कोलकाता से जुड़ा है, भवानीपुर से जुड़ा है और शायद उससे भी। इसी दौरान ऋषि की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। अब वह सिर्फ झनक को गांव में मिलने वाला दोस्त नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा किरदार बनता जा रहा है जो झनक की जिंदगी की धूल भरी गलियों में उम्मीद की रोशनी लेकर आया है। झनक जो अब तक रिश्तों से डरी सहमी थी, ऋषि में एक ऐसा सच्चा साथ देखती है जो न सिर्फ उसका सम्मान करता है, बल्कि उसकी पढ़ाई
उसके सपनों और उसके आत्मसम्मान को भी महत्व देता है। अब सवाल यह है, क्या जनक वाकई कोलकाता जाएगी? क्या वह ऋषि और अदिति की शादी में जाएगी, या कुछ ऐसा होगा जो कहानी को पूरी तरह बदल देगा? क्या नूतन भवानीपुर की सच्चाई को फिर से सामने लाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऋषि वाकई बस एक दोस्त है, या उसकी जिंदगी में जनक की जगह कुछ और बनने वाली है? कहानी अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही है जहां पुराने रहस्य, अधूरे रिश्ते और दबे हुए सवाल एक एक कर सामने आने वाले हैं। कोलकाता अब सिर्फ एक शहर नहीं, एक सफर बनने वाला है जहां जनक, नूतन और ऋषि की तकदीरें आपस में टकराने वाली है। सुबह की पहली किरण जब गांव की मिट्टी को सुनहरा रंग दे रही थी, तब जनक की आंखें किसी नए सपने से चमक रही थी। ऋषि का दिया हुआ पता और नंबर उसने संभालकर अपने दुपट्टे में बांध लिया था, जैसे कोई अमूल्य खजाना। नूतन, जो हमेशा जनक की हर बात पर चिंता जताती थी, इस बार कुछ नहीं बोली। शायद उसके अंदर भी कहीं एक उम्मीद थी कि जनक का कोलकाता जाना उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगा। और एक दिन अचानक जनक ने नूतन से कहा, अम्मा, क्या मैं कुछ दिनों के लिए कोलकाता जा सकती हूँ? नूतन ने पहले तो सवालों से घेरना चाहा, लेकिन फिर उसकी आंखों की चमक देखकर चुप रह गई। उसने बस एक बात कही, ध्यान रखना जनक, शहर की चमक में अपने आप को मत खो देना, और वहाँ भवानीपुर मत जाना। वहाँ पुरानी राख के नीचे आग अभी भी धक रही है। जनक कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। कोलकाता स्टेशन पर ऋषि जनक को लेने आया। वह बस से उतरी। उसकी आंखों में थोड़ा डर, थोड़ा आश्चर्य और बहुत सारी उम्मीदें थीं। शहर की भीड़ भाड़, शोर, ट्रैफिक और ऊंची इमारतें उसे थोड़ा डरा रही थीं। लेकिन जब ऋषि ने उसके सामने हाथ बढ़ाया, तो जैसे सारा डर पल भर में छूमंतर हो गया। स्वागत है कोलकाता में, जनक, ऋषि ने कहा। शहर बहुत बड़ा है, पर आपने कहा था आप होंगे, तो डर नहीं लगा? जनक ने मासूमियत से जवाब दिया। ऋषि बस मुस्कुरा दिया। ऋषि उसे अपने घर ले गया, जहां उसकी मंगेतर अदिति भी मौजूद थी। अदिति एक तेज तर्रार और आत्मविश्वासी महिला थी, जो अपने प्रोफेशन में भी उतनी ही सशक्त थी जितनी अपने विचारों में। वह जनक से बड़े अपनत्व से मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखों में जनक को लेकर एक हल्की सी असहजता थी। शायद वह महसूस कर रही थी कि ऋषि और जनक के बीच कोई ऐसा बंधन है जो सिर्फ मित्रता तक सीमित नहीं। अगले कुछ दिनों में अदिति ने जनक को अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए भर्ती करवा दिया। ऋषि अक्सर जनक को कॉलेज छोड़ने और लेने जाता। दोनों की बातचीत अब हल्की फुल्की शरारतों और गंभीर विषयों के बीच झूलने लगी थी। एक दिन जनक ने ऋषि से पूछा, आप और अदिति शादी की तैयारी में कितने व्यस्त होंगे ना? हम रुकें या चले जाएं? ऋषि रुक गया, कुछ सोचकर बोला, जनक, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां फैसला आसान नहीं होता। मैं और अदिति एक अच्छे जीवन साथी हो सकते हैं, पर तुम्हारे आने के बाद कुछ बदल गया है। जनक हक्की बक्की रह गई। आप क्या कह रहे हैं? ऋषि उसकी आंखों में देखकर बोला। मैं नहीं जानता कि ये सिर्फ सहानुभूति है, दोस्ती है या कुछ और, लेकिन तुमसे जुड़ाव महसूस करता हूँ। और मैं ये बात अदिति से भी छिपा ही रहा। जब अदिति को यह बात पता चली तो वो टूट गई। उसने ऋषि को साफ साफ कहा, मैं तुम्हारे अंदर जनक के लिए जो भावना देख रही हूँ वो सिर्फ इंसानियत नहीं है, और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ तीसरी परछाई हो। अदिति ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया, पर जाते जाते उसने जनक से कहा, तुम शायद समझ नहीं पाई हो, लेकिन तुम्हारा आना मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल गया। पर ये मत भूलना कि जब कोई तुम्हारे लिए किसी और को छोड़ता है तो एक दिन तुम्हें भी छोड़ सकता है। जनक चुप रही। वो जानती थी कि ये सब उसके चाहने से नहीं हुआ, लेकिन अब वो इस उलझन का हिस्सा बन चुकी थी। इस बीच जनक के मन में नूतन की बात गूंजने लगी, भवानीपुर मत जाना। पर आखिरकार एक दिन ऋषि ने ही जनक को वहां ले जाने की जिद की। चलो, तुम्हें वहां कुछ दिखाना है। भवानीपुर की गलियां, पुरानी हवेलियां और उन दीवारों पर चढ़ी धूल जनक को एक अजीब सी बेचैनी देने लगी। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर रुक गया। तुम नूतन की बेटी हो ना? जनक चौंक गई। आप जानते हैं, मेरी माँ को जानता था, कभी वह यहीं रहती थी। और तुम्हारे पिता? वह रुक गया। मेरे पिता? जनक की आंखें भर आईं। वृद्ध ने कहा, सर जी तुम्हारे पिता थे, यहीं के मालिक, पर फिर एक हादसे ने सब बर्बाद कर दिया। घर लौटकर जनक ने नूतन को फोन किया और सब कुछ बताया। नूतन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, भवानीपुर ही वो जगह है जहाँ मुझे धोखा मिला था, जहाँ तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी की थी, लेकिन अपने परिवार के डर से कभी स्वीकार नहीं किया।
झनक को अब सब समझ आ गया था। वह ऋषि के घर